तो जो अगला आपका माइनर टेस्ट है उससे पहले शायद ये आखिरी ही क्लास है सभी सब्जेक्ट्स की। कल एक्स्ट्रा क्लास है किस सब्जेक्ट में? कल एक्स्ट्रा क्लास है मैथ। ट्यूसडे को होगा तो सर मंडे को ले सकते हैं टीचर्स। अच्छा। तो देखिए ऐसा है कि आप अपने जो भी डाउट्स हों वो रखिए, बिकॉज जो जितना पार्ट आपके इस टेस्ट में आ रहा है ट्रांसफॉर्मर तक है ना, मैंने आज आपसे सिलेबस भी मंगवाए थे कंफर्म करने के लिए कि कुछ बचा तो नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मर ही था शायद उसमें लास्ट टॉपिक, है ना भाई? वहां तक हम पढ़ ही चुके हैं हम इतना अपना काम। तो पहले तो मैं कुछ चीजें डिस्कस करता हूं जो आपके डाउट्स आए हैं आज, वही सब। देखो सबसे पहले अपनी मैग्नेटिज्म वाली, चलो मैं पहले ग्रेविटेशन पे आता हूँ। एक्लिनिक लाइंस क्या होता है? क्या? एक्लिनिक लाइंस। एक्लिनिक लाइंस, देखिए आपने अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स पढ़े हैं? यस सर। क्या क्या होते हैं? क्या क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सुनो, एक तो हम बोलते थे डिक्लिनेशन। यस सर। एंगल ऑफ डिपोज। एक को बोलते थे इंक्लिनेशन या डिप। इंक्लिनेशन, ठीक। और एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब धरती के ऊपर कुछ लाइंस बनाई गई हैं अर्थ के ऊपर, ऐसी लाइंस जहां हर जगह थीटा सेम है, उनको ज्वाइन किया तो उनको बोला गया आइसोजेनिक लाइंस। मतलब अर्थ पे वो सारे पॉइंट्स जहां थीटा सेम है आइसोजेनिक लाइन, और जहां थीटा 0 है उनको ज्वाइन किया तो वो कौन सी लाइंस है? एगोनोमिक लाइंस, ठीक है ना। ये थीटा सेम और ये थीटा 0। ऐसे ही एक लाइन होती है आइसोक्लिनिक लाइन, जहां डेल्टा डिप सेम हो, हाँ, और जहां डिप 0 हो उनको क्या बोलते हैं? एक्लिनिक लाइन। और जहां BH सेम हो उनको बोलते हैं कौन सी लाइन? आइसोडायनामिक लाइंस। आइसोडायनामिक लाइन। और एडायनामिक लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि BH 0 तो गिनती के 2 ही पॉइंट्स पे होता है, तो इसलिए लाइनें बनती नहीं है वो। क्या ये पॉइंट समझ आ गया है? यस सर। जब मैंने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया तब शायद ये नाम नहीं लिए उस समय। कोई नहीं, चलो अभी आ गया ये पॉइंट। क्लियर है ना ये सारी बात? तो अब यस सर। ग्रेविटेशन में एक बच्चे ने डाउट भेज रखा, आपकी क्लास में से ही होंगे डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2। हम डाउट क्लास की तरह क्लास ले रहे हैं, कुछ और भी चीजें डिस्कस कर लेंगे लेकिन डाउट्स के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2 ग्रेविटेशन कि सपोज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टार्ट टू डिक्रीज। हरियाणा NTSC में 2014 में आया हुआ ये सवाल। देखो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, मान लो नियरली सर्कुलर सा ऑर्बिट, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमने लग रही है। तो अर्थ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज G इनटू मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन जो भी सेपरेशन है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो आप ये बताओ, अगर ये G कम होगा तो फोर्स कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। अगर ये G डिक्रीज कर जाए तो इसका मतलब फोर्स डिक्रीज करेगा। अच्छा ठीक है, और ये फोर्स काम कर रहा है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो यहां से V कितना आ रहा है? FR अपॉन G का अंडर रूट। अब बताओ अगर F कम होगा तो V क्या होगा? FR अपॉन MR। FR, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अगर F कम होगा तो V क्या होगा बताओ? दोबारा बोलना। V भी कम होगा सर। भाई G कम हुआ तो F कम हुआ। ये वेलोसिटी डिपेंड कर रही है फोर्स पे। अगर F कम होगा तो V क्या होगा? ऊपर आ रहा है F कम, स्पीड डिक्रीज कर रही। अब जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड को बोलते हैं 1 ईयर।
अर्थ के रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड को बोलते हैं 1 ईयर, तो वो होगा 2πr/v। तो अगर v कम हुआ है तो टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज। इतना, इसका मतलब 1 साल जो है, 1 साल अब पहले से बड़ा हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, 1 साल बड़ा हो जाएगा। तो यही इसमें क्लियर हो गया ना ये? यस सर। दूसरा ऑप्शन कहता है कि डिक्रीजिंग रेडियस का पाथ बनता चलेगा अर्थ का। अगर रेडियस डिक्रीज होता तो फोर्स बढ़ता कि कम होता? बढ़ता ना। रेडियस डिक्रीज होता तो फोर्स बढ़ता, तो ये तो वैसे ही गलत है। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। जब स्पीड ही कम होगी है तो क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? नो सर। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। हाँ, तो ये तो आपने जिस भी बच्चे ने भेजा था, डाउट भेजा था ग्रेविटेशन से। अब आप आइए मैग्नेटिज्म वाले डाउट से। इसमें एक तो ये सवाल नंबर 18, पहली एक्सरसाइज का 18वां सवाल। द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव। अब ये बताओ, क्या कभी रिटेंटिविटी कोर्सिविटी का जिक्र हो चुका है क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के समय? नो सर। वैसे मुझे लगता है शायद एक दो दिन पहले भी एक बच्चे ने पूछा था, शायद इस तरह का कुछ, है ना? चलो तो भाई इस सवाल के साथ ये चीजें समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। कल मैथ्स की क्लास कितने बजे है? तो मैं बताइए, अभी मैं तो भाई बताइए 9:30 के आसपास। लेकिन इस बार भाई अच्छा स्कोर करना है। देखो लास्ट टाइम फिर आप फिर ये कहते हैं कि उसने चीटिंग कर दी, उसने चीटिंग कर दी। कोई कैसे ही लाओ, किसी की चीटिंग से हमारे नंबर कम हो सकते हैं क्या, ये बताओ? अरे किसी की चीटिंग से तो उसी के तो नंबर बढ़ सकते हैं, हमारे नंबर तो कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? तो हमें तो अपने स्कोर पे ध्यान देना है। इस बार कोशिश करेंगे अच्छा स्कोर हो, और उसके लिए अगर फिर और क्लास की जरूरत पड़े, बीच में और डिस्कशन क्लास और डाउट क्लास या कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ने हो, तो मैं 2 दिन है बीच में, आपकी एक 40-40 मिनट की क्लास हो भी सकती है उनमें दोनों दिन, ठीक है, अगर जरूरत हो तो चलो अभी तो हम ये अपना डिस्कशन लेते हैं। पहली बात, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी होते क्या है, उन चीजों को आप समझिए। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जैसे आयरन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, स्टील, ये इनमें क्या होता है, जब आप बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो इसके अंदर पोल्स बन जाते हैं। इस तरह पोल बनते हैं कि इधर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इधर नॉर्थ पोल बनता है और इधर साउथ पोल बनता है। एक साइड नॉर्थ बनेगा, एक साइड साउथ बनेगा। आप बी बढ़ाते जाओगे, इसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ता चलेगा। मैग्नेटाइजेशन मतलब पोल्स की स्ट्रेंथ। लेकिन ये ग्राफ ना कुछ ऐसा जाता है, बी बढ़ाओगे इसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ता चलेगा, लेकिन ये ग्राफ ऐसा जाता है। इसका क्या मतलब है? इस ग्राफ का मतलब कि थोड़ी देर में ये जो M है ये सैचुरेट हो गया है, थोड़ी देर में ये M सैचुरेट हो गया, इससे आगे नहीं जा रहा है। हाँ जी, यहां तक बात आई समझ? पोल्स की स्ट्रेंथ इससे आगे नहीं जाएगी। लेकिन अब अगर मैं बी को वापस से कम करूं, बी को वापस से और कम करूं, तो ये स्ट्रेंथ उतनी नहीं घटती है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ रह जाती है, बच जाती है। देखो आपने बी बढ़ा के 0 किया, लेकिन इसमें अभी भी स्ट्रेंथ बच गई है। इस बची हुई स्ट्रेंथ को, इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को ही क्या नाम दिया जाता है? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है, समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, इस बची हुई स्ट्रेंथ को ही रिपीट कर। देखिए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं आगे की तरफ, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पोल बनते चलेंगे। इस तरह पोल बनते चलेंगे कि इधर साउथ पोल बनेगा, इधर नॉर्थ पोल बनेगा, बी की डायरेक्शन में आगे नॉर्थ पोल बनेगा। लेकिन इसका जो मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट या यूं कहे पोल्स की जो स्ट्रेंथ है, वो एक स्टेज के बाद और आगे नहीं बढ़ती, चाहे आप बी बढ़ाते रहो, कितना ही बढ़ाते रहो, इसके बाद ये और आगे नहीं जाएगा। क्लियर ये बात? ये मटेरियल सैचुरेट हो गया, पोल सैचुरेट हो गए, इतना मैक्सिमम। लेकिन जब आप बी को वापस से कम करेंगे तो ये पोल्स बच जाते हैं, मतलब बी बिल्कुल 0 करने पे भी उसमें कुछ पोल स्ट्रेंथ बची रह जाती है,
ये कितनी पोल स्ट्रेंथ बचती है, कितना उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बचता है, इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को हम क्या नाम देते हैं? रिटेंटिविटी। पहली बात तो ये बताओ, क्या रिटेंटिविटी समझ आ गई है क्या? यस सर। ठीक है, यस। हाँ जी बोलो, पूछ रहे हो कुछ और पूछ रहे हो इसमें रिटेंटिविटी में? सर एक बार वापस से बताओ। यूं देखो, आप यूं देखो, ये मेरा मैग्नेट है, मैग्नेट नहीं है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे आयरन, और ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं, मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहां तक बढ़ाया, बी यहां तक आया, बी नहीं सॉरी, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन यहां तक आया, देखो ये 0 लेवल है, मैं बी बढ़ा रहा हूँ, ये एम बढ़ रहा है, लेकिन एम आके रुक गया, अब ये सैचुरेट हो गया, आप बी कितना बढ़ाते रहो एम सैचुरेट हो गया, लेकिन जब मैं बी को वापस 0 करूंगा तो एम 0 नहीं रह पाता है, कुछ बच जाता है, कुछ मैग्नेटिज्म उसके अंदर बच जाते हैं, कुछ पोल स्ट्रेंथ बच जाती है फील्ड गायब करने पे भी। तो इस बची हुई पोल स्ट्रेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, इस बचे हुए मैग्नेटिज्म को ही हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? रिटेंटिविटी। पहली बात मुझे बताओ, रिटेंटिविटी क्या होती है, क्या समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, अब इस बचे हुए मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आपको फील्ड लगाना पड़ता है। भाई आपने तो बी खत्म किया लेकिन पोल खत्म नहीं हुए, तब आपको उल्टी डायरेक्शन में बी लगाना पड़ेगा। कितना भी उल्टी डायरेक्शन में लगाएं कि वो बचा हुआ मैग्नेटिज्म घट के 0 आ जाए, कितना भी उल्टी डायरेक्शन में लगाएं, इसको क्या बोलते हैं हम? कोएर्सिविटी। इसको हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। तो पहले तो आप ये बताओ, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी का मतलब क्लियर हो गया है क्या? यस सर। रिपीट कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। कोएर्सिविटी रिपीट कर दूं? कोएर्सिविटी सुनिए, रिटेंटिविटी आ गया समझ, रिटेंटिविटी क्या है? यस सर। तो अब सुनिए, जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म था, जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म था जिसको आपने रिटेंटिविटी बोला, आपने फील्ड आगे लगा के पीछे किया तो उससे मैग्नेटिज्म कुछ रह गया, फील्ड तो आपने 0 कर दिया लेकिन मैग्नेटिज्म कुछ रह गया, लेकिन उस बचे हुए मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो आपको फील्ड लगाना पड़ेगा, कितना फील्ड लगाऊं अपोजिट डायरेक्शन में कि वो बचा हुआ पोल्स भी बिल्कुल 0 हो जाएं, उस फील्ड को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी। तो अभी बताओ, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी क्लियर है ना बिल्कुल, क्या होते हैं क्या नहीं? यस सर। यस सर। मैं एक बार 12th की एनसीईआरटी बुक है मेरे हाथ में अभी, तो मैं यहां से एक चीज आपको बताता हूं इनके बारे में, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी किस मटेरियल में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या नहीं। देखो इसमें सुनिए आप, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी पढ़ाने के बाद सबसे पहली बात, एक परमानेंट मैग्नेट जिस मटेरियल का बनाना हो, परमानेंट मैग्नेट जिस मटेरियल का बताना हो, पहली बात तो आप ये बताओ, स्टील और सॉफ्ट आयरन में आपको पता है किसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होती है और किसकी कोएर्सिविटी? आयरन। मैं बता देता हूं, स्टील हैज ए स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन। स्टील की रिटेंटिविटी तो स्लाइटली कम होती है बट मच लार्जर कोएर्सिविटी देन सॉफ्ट आयरन। मतलब आप ये दो बातें याद रखना, स्टील और सॉफ्ट आयरन कभी अगर यूज हो जाए, स्टील और सॉफ्ट आयरन रिटेंटिविटी की अगर मैं बात करूं, रिटेंटिविटी इसकी स्लाइटली कम होती है, इसकी स्लाइटली ज्यादा होती है। दिख रहा है ना बोर्ड? अगर मैं कोएर्सिविटी की बात करूं, कोएर्सिविटी तो इसकी मच लार्जर होती है, काफी ज्यादा होती है स्टील की, और इसकी मच स्मॉलर होती है। तो अब आप बताओ, अगर आपसे पूछा जाए परमानेंट मैग्नेट मुझे बनाना है तो मटेरियल कौन सा लेना चाहिए, स्टील की सॉफ्ट आयरन? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, बिल्कुल सही जवाब।
फिर उससे फायदा क्या होगा सॉफ्ट आयरन से परमानेंट मैग्नेट बनाने का? आप देखो उसकी कोएर्सिविटी क्या है, कोएर्सिविटी क्या है, बहुत ही कम है। आप दुकान से खरीद लाए सॉफ्ट आयरन का परमानेंट मैग्नेट, घर पे कहीं इधर उधर से हल्का सा भी फील्ड आया तो उसके तो पोल गायब हो जाएंगे, क्योंकि उसकी कोएर्सिविटी तो बहुत ही कम है। तो बताओ परमानेंट मैग्नेट सॉफ्ट आयरन से बनाए जाने चाहिए? परमानेंट मैग्नेट उस चीज से बने जिसके पोल परमानेंट हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आने पे भी उसके पोल गायब ना हो। तो अब बताओ कौन सा मेटेरियल यूज करना चाहिए परमानेंट मैग्नेट? स्टील। दिस इज द प्रिफर्ड मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट फॉर्मेशन। ये कुछ चीजें नोट तो कर रहे हो ना, ये छोटी छोटी बातें? यस सर। तो परमानेंट मैग्नेट तो इनसे बनना चाहिए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बनाए जाते हैं सॉफ्ट आयरन से। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाए जाते हैं वो सॉफ्ट आयरन से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोएर्सिविटी है बहुत ही कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब होता है कि जब करंट फ्लो करे तो उसमें पोल हो, और करंट ना फ्लो करे तो पोल, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, करंट फ्लो करवाओगे तो पोल बने, करंट फ्लो ना करे तो पोल ना हो, ये आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो आप बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कौन सी चॉइस अच्छी है इन दोनों में से? सॉफ्ट आयरन, ताकि जब करंट ना फ्लो करे तो हल्का सा फील्ड लगा के उसके पोल गायब हो जाए, मतलब ना के बराबर पोल बचे। तो आप बताओ स्टील और सॉफ्ट आयरन ये दोनों चीजें क्लियर है ना? अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मर। उसमें कैसी कोर ली थी, स्टील कोर या सॉफ्ट आयरन कोर? सॉफ्ट आयरन कोर। उसका भी रीजन बताता हूं मैं। मोटर में भी यूज होगा था। हाँ मोटर में भी ये यूज करते हैं वहां पे, इसी तरह से बीच में। सुनिए सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं उसका रीजन बताता हूं। स्टील की कोएर्सिविटी बहुत ज्यादा है ना इसकी, हाँ स्टील की। तो स्टील के लिए जब ये ग्राफ बनता है तो काफी वाइड बन जाता है, काफी वाइड, क्योंकि कोएर्सिविटी ज्यादा है तो इस ग्राफ का एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। सॉफ्ट आयरन का एक ग्राफ छोटा रहता है। तो एक हिस्ट्रेसिस लूप लॉस जैसी चीज लिखवाई थी वहां, लॉसेज में हिस्ट्रेसिस लॉस होते हैं, कभी वो जो 3-4 लॉसेज लिखवाए थे है ना, हिस्ट्रेसिस लॉसेज। तो क्या होता है कि स्टील अगर आप यूज करोगे ट्रांसफार्मर के कोर के रूप में तो हिस्ट्रेसिस लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए वहां कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो आप भाई ये 3 बातें याद रख लेना। परमानेंट मैग्नेट ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसकी कोएर्सिविटी काफी ज्यादा हो। सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसकी कोएर्सिविटी काफी कम हो, ठीक है। और ट्रांसफार्मर कोर में ऐसा मटेरियल लिया जाता है जिसमें हिस्ट्रेसिस लॉस कम हो। तो मैंने बता दिए परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन और ट्रांसफार्मर कोर के लिए भी सॉफ्ट आयरन। अब आप आओ इस सवाल पे आओ जो आपकी बुक में है, उसमें क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब सॉफ्ट आयरन, उसमें क्या होगा? क्या होगा? सी ऑप्शन। हाँ ठीक है, हो गया, समझ आ गए। एक सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28। अब मैं उस पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए इसमें लिखता है ए वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग bent into a circular loop is placed perpendicular to the magnetic field of flux density। flux density मतलब यही है टेस्ला, फ्लक्स डेंसिटी से बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, इसी का नाम होता है 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है शुरू में एक 88 सेंटीमीटर लंबी वायर सर्कल के रूप में थी और उसको इतने फील्ड में रखा गया। तो एक बार मैं इनिशियल फ्लक्स लिख लूं, अगर 2.5 सेंटीमीटर लंबी वायर है तो उससे उसका रेडियस निकल जाएगा। लेंथ को किससे इक्वेट करेंगे?
2 पाई आर से, तो वहां से आर आ गया, आर आ गया तो एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, और एरिया हो गया तो इनिशियल फ्लक्स आ गया बी इनिशियल और इनटू पाई आर स्क्वायर। बताओ पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे की हमने। उसके बाद ये कहते हैं कि अगले 0.5 सेकंड में लूप को बना दिया एक स्क्वायर। इस बार मान लो एज लेंथ ए है तो एल बराबर 4a बनेगा, यस और यहां से फिर एरिया निकालोगे तो नया एरिया ए स्क्वायर आ जाएगा, ये इनिशियल एरिया और ये फाइनल एरिया। ठीक है, अब जो आप फ्लक्स फाइनल निकालोगे, फ्लक्स फाइनल बी फाइनल भी थोड़ा बढ़ा दिया इन्होंने, और इनटू एरिया ए स्क्वायर। बताओ बी फाइनल 3 कर दिया है, पहले 2.5 था फिर 3 है, और इस दौरान जो टाइम लगा आपको डेल्टा टी 0.5 आपको दिया है 0.5। तो क्या पूछा क्या है, ओनली ईएमएफ इंड्यूस। यस सर। तो भाई ईएमएफ तो यही होता है डेल्टा फाई, क्योंकि टर्म तो है ही नहीं इसमें एन से मल्टीप्लाई करने के लिए, अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा फाई निकाल लो यहाँ से चेंज, इन दोनों को घटा के, और टाइम ये दे रखा है, कर लोगे अब। यस सर। ठीक है, यस सर। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद जो और डाउट भेजा गया था बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 में 18, एक्सरसाइज 2 में पहले 11 3 डाउट यहां से आए थे। एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 11, बिहार एनटीएससी 2014। देखो इस साल आप पेपर दोगे एनटीएससी वाला, आपको पता होगा ना, फिर आगे अगले जो पेपर आते हैं 11th-12th में इस तरह नेशनल लेवल के स्कॉलरशिप टेस्ट, वो केवीपीवाई है, नाम पता है कि नहीं केवीपीवाई? यस सर। क्या फुल फॉर्म होती है उनकी? किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। हाँ, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो ये टेस्ट तो ये है कि आपके लिए बड़े यूजफुल टेस्ट हैं, और आजकल जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट ही प्योर साइंसेज में ज़्यादा जा रहा है, प्योर साइंसेज एकेडमिक लाइन में, तो उनके लिए तो ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा। तो हमें देने तो हैं, क्लियर हो ना हो अलग चीज़ है, लेकिन देने तो हैं हर साल ये टेस्ट जैसे भी चलेंगे। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन उनमें भी आते हैं। फिर 11 देखिए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी प्लेन। तो यूं दिखा रखा है एरो लगा के कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है, ठीक है, ये मान लो ऊपर जो एरो लगा है वो मैग्नेटिक फील्ड का है, और इसके इधर साइड से एक इलेक्ट्रॉन यूं आ रहा है। तो पूछा है कि 4 पाथ दिखाए हैं, पहले में कहता है इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा, दूसरे में कहता है इधर बेंड होगा, तीसरे में कहता है नीचे बेंड होगा, और चौथे में कहता है इस साइड बेंड होगा बाहर की तरफ। तो आपको केवल फोर्स निकालना है, लोरेंट्ज फोर्स। पहले V क्रॉस B करो, V आगे और B ऊपर, तो V क्रॉस B किधर आया? बाहर आ गया। V क्रॉस B बाहर आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स किधर लगेगा? इनवर्ड, यानी कि ये वाला आपका सही हो जाएगा। आ गया ना समझ? यस। ठीक है, अगला जो डाउट भेजा गया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड एनटीएससी 2015। एक इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, और वहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है y डायरेक्शन में। ये आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन तो x एक्सिस में मूव कर रहे हैं और फील्ड y एक्सिस में। फिर वही सेम ही डायग्राम है जो अभी आया था वही। Which of the following quantities are non-zero and constant? देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, फोर्स हमने अभी देखा था, फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ, और ये यू बेंड होता चलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या नॉन जीरो कांस्टेंट रहेगी? क्या मैग्नेटिक फील्ड कभी स्पीड चेंज कर सकता है क्या? No sir. वो तो नॉन जीरो कांस्टेंट रहेगी। दूसरा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैग्नीट्यूड लिखा है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन तो बार बार चेंज होगी, लेकिन क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड में? नहीं होता। तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी, अरे जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। फोर्थ, फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बताओ मैग्नीट्यूड इसने लिखा है अलग से, क्यूबीबी लगता रहेगा हमेशा, समझ गए हो? डायरेक्शन चाहे चेंज होती रहे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्यूबीबी ही रहेगा, ईबीबी, यानी कि चारों ही कांस्टेंट रहेंगे। तो ऑल 4 आ गया।
ठीक है। यस और व्हाट्सएप किया है सर डाउन। और अभी इसी में है क्या, इसी में से है कि अलग है? तो मैं आपने सर जो पिछले साल सीपीपी दिया था सर उस पर। रुको, आप मुझे वैसे ही बता देना, मैं एक बार पहले 24वां सवाल देख लूँ, एक और बचा है। एक्चुअली मुझे बीच में ये फोन वोन यूँ देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इतना भी मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं हूँ, तो इसीलिए आप अगर वैसे बता दो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर मैं देखूंगा यहाँ बीच में व्हाट्सएप पे जाके इसको हटा के ये सब। 24वां देखिए आप, a circular coil of radius 5 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.07 Tesla. एक सर्कुलर कोयल है 5 सेंटीमीटर रेडियस की और इस तरह से वो रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 24, ये आंध्र प्रदेश रीजन का है, 2015 का। 5 सेंटीमीटर, 5/100 मीटर ये रेडियस है। मान लो इसका एरिया इधर है, ए वेक्टर इधर है, और जो बी है वो नॉर्मल है इसके प्लेन के, तो बी भी इसी साइड में है, इसके प्लेन के नॉर्मल है। बी आपको दिया गया है 0.07 टेस्ला और एरिया आपका होगा πr², एरिया ये होगा πr²। नंबर ऑफ टर्न्स पूछे हैं कोयल में कितने होंगे, बोला है कि अगर इसको 180 डिग्री से टर्न कर दिया 0.14 सेकंड में, 180 डिग्री से टर्न करने के बाद एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा पीछे की तरफ, है ना, समझ आ रहा है ये? एक दिन पहले करवाया था इस टाइप का, शायद कि एरिया पीछे आ गया, नेगेटिव हो गया जनरेटर के, यस सर, है ना, कोई नहीं, मैं ये करता हूं पूरा। तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया 1.1 वोल्ट का। तो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स बताओ, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको बताने कितने होंगे। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स हो गए n इंटू मोड ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी या डी फाई बाई डी टी, यही होता है हमारा फॉर्मूला। यस यस सर। अब डेल्टा फाई देखो, डेल्टा फाई दिस इज इक्वल टू n इंटू फाई फाइनल, फाई फाइनल तो होगा b इंटू ए इंटू कोस 180 डिग्री, और फाई इनिशियल होगा b इंटू ए इंटू कोस 0 डिग्री, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है ना, समझ आए चेंज कैसे लिखा? यस सर। ये माइनस बी है और वो माइनस बी है, तो -2ba हो गया, और मोड लगा है तो वो 2ba आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो E बराबर आ गया n इंटू 2ba अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से मेरा n आया E इंटू डेल्टा टी अपॉन 2ba। मैं एक बार वैल्यू भी रख लूं ताकि सिंप्लीफाई भी करना दिखे। EMF 1.1, डेल्टा टी 0.14, 2 टाइम्स b 0.07, और एरिया पाई को मैं 22/7 लिख देता हूं, और r का स्क्वायर 5/100, 5/100 मतलब 1/20 का स्क्वायर। चलो ये आ गया, ये बन गया आपका। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, n नंबर ऑफ टर्न्स 1.1 0.14 अपॉन ये आपका है, ये भी 0.14 ही बन रहे, इंटू 22, और ये 7 ऊपर गया, और नीचे 20 का स्क्वायर, 20 गुना 20, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 20 गुना 20 ऊपर आएगा। चलो अब तो ये हो जाएगा सोल्व। 11/10 हो गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 11 गया, 11 से 11 गया, 7 गुना 20, 140 टर्न्स आ गए। ठीक है, तो ये बताओ, ये इस तरह की चीजें समझ आई कि नहीं आई? यस यस यस। अब सुनो, एक सवाल जैसे मैं बताता हूँ, ग्रेविटेशन भी आपका आ रहा है, तो ग्रेविटेशन का मतलब ये भी है कि धरती के बारे में कुछ पता होना चाहिए। मैं केवीपीआई का एक क्वेश्चन लेता हूँ जो ग्रेविटेशन से पहले आया था कभी। मैंने आपको एक बार शायद नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाने तो सिखा दिए इस साल स्कूल में,
Yes, sir. Yes, sir. वो धरती गोल बना के बताए थे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बनते हैं। Yes. Yes, sir. तो एक बार ये केवीपीआई में ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये था कि जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर उसको एक्सटेंड कर दिया जाए स्पेस में, अगर अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक्सटेंड कर दिया जाए स्पेस में, तो वो किसके पास से निकलेगा। मतलब कुछ 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस हैं, मैं अभी बताता हूं आपको कि वो किस जगह के, इन 4 में से किसके पास से निकलेगा। सुनिए, क्वेश्चन ये था, ये केपीआई 2015 का सवाल है। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ वर एक्सटेंडेड इनटू स्पेस देन इट वुड पास क्लोज टू, पहला ऑप्शन द मून, दूसरा ऑप्शन है द सन, तीसरा ऑप्शन है द पोल स्टार, एंड चौथा ऑप्शन है द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। पोल स्टार। तो ये मतलब ये, अब कोई कहे यार ये कौन सा ज्योग्राफी का सवाल आ गया। भाई ज्योग्राफी क्या करेगी, ये साइंस है, फिजिक्स में भी ये काउंट होगा। तो ऐसा कोई सवाल, बिकॉज ये केवीपीआई में आया है तो एनटीएससी में भी आ सकता है। ये दोनों एक जैसे ही पेपर होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना पोल स्टार इसी लाइन पे होता आगे। Yes. Yes, sir. कि इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो ये पोल स्टार की तरफ जाएगा, इस साइड, नॉर्थ पोल वाली साइड को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। एक बार भाई आप बता सकते हैं कि आपने क्या भेजा है, वैसे क्वेश्चन बोल दो, अगर मुझे ध्यान आ जाएगा तो मैं वैसे ही बता दूंगा, नहीं मुझे देखना पड़ेगा व्हाट्सएप पे इस पे। A dip circle shown an apparent dip of 60 degree at a place where the true dip is 45 degree. If the depth circle is rotated through 90 degree, what apparent dip will it show? एक बार सुनो, दोबारा से बोलना। A dip circle shows 60 डिग्री, Apparent dip of 60 degree. हाँ, अपेरेंट डिप जो है वो 60 डिग्री का है, कब, जहां ट्रू डिप कितना है 45 डिग्री। एक इलाके में अपेरेंट डिप 60 डिग्री का है जहां ट्रू डिप 45 डिग्री का है। तो हमने कभी एक रिलेशन पढ़ा था, कोट डेल्टा डैश इज इक्वल टू Yes, sir. कोट डेल्टा इंटू कोस अल्फा, Yes. ठीक है। Yes. तो ये आपका ये रिलेशन बना, कोट डेल्टा 1 इज इक्वल टू कोट डेल्टा इंटू कोस अल्फा। तो पहली रिलेशन बनी कोट ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू कोट ऑफ 45 डिग्री इंटू कोस अल्फा। कोट 45 1 होता है, ठीक है, और कोट 60 डिग्री 1/√3 होता है। तो मेरे पास कोस अल्फा आ गया 1/√3। हमें पहली बात आई समझ, ठीक है ना, फर्स्ट Yes, इक्वेशन। sir. अब आप बताओ उसके बाद क्या कहा है। If the dip circle is rotated through 90 degree, हाँ, अगर डिप सर्कल को आप 90 डिग्री से टर्न कर दें उस जगह पे, तो वो जो एंगल अल्फा था उसकी जगह रिलेशन में 90 माइनस अल्फा आ जाता है, पढ़ा था हमने। Yes, sir. हाँ, आगे बताओ। तो फिर क्या पूछा है। what apparent dip will it show? अब आपको अपेरेंट डिप बतानी है कि कोट डेल्टा 2 कितनी होगी। तो आपने दोबारा ये रिलेशन लगाया, ट्रू डिप इंटू कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा। ये पता है नहीं 90 माइनस अल्फा वाला क्या कॉन्सेप्ट है, पहले बता रखा है क्लास में भी। हाँ जी, जिसने डाउट पूछा उनसे पूछ रहा हूँ, ये क्लियर है ये कैसे बनाया मैंने। Yes, sir. क्योंकि जब आप ये डिप एंगल का प्लेन है, सॉरी डिप सर्कल का, आप 90 डिग्री से घुमाओगे तो बीच में कहीं मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। पहले इसने अल्फा एंगल बना रखा था मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो अब वो 90 माइनस अल्फा बना देगा। तो कोट डेल्टा 2 अगेन कोट 45 डिग्री इंटू साइन अल्फा। कोट 45 डिग्री तो 1 है, और साइन अल्फा यहां से निकाल लो। साइन अल्फा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, कोस स्क्वायर अल्फा यानी कि 1/3 का अंडर रूट। तो ये 2/3 का अंडर रूट आ गया पूरा। हमें बताओ आगे क्या समझ, बोलिए, क्लियर हुआ। Yes. और यहां से ये वैल्यू हमें नहीं पता तो हम इनवर्स में लिख देते हैं, कोट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2/3। जिसने प्रॉब्लम पूछी उनको क्लियर हो गया ये बताओ। Yes, sir.
ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी में एक दो चीजें और आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो, मैंने ये तो आपसे कहा कि अगर आपके डाउट्स हैं, कुछ और आते हैं, एटलीस्ट पहला काम तो ये एक्सरसाइज शायद कर ली होंगी अब तक तो कंप्लीट, ये पहला काम, ये रेजोनेंस वाली एक्सरसाइज। यस सर एक बार 16 बताना। बताता हूँ 16 किस किस एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 2 मैग्नेटिज्म। ठीक है, अभी लेता हूँ। देखो, कम से कम ये काम तो पूरा करके रखो, आप कुछ और भी ट्राई करते तो कर लो, तो डाउट्स तो अपने भेजते रहना। अगर डाउट्स होंगे तो मैं फिर क्लास ले लूंगा इसी तरह से डाउट डिस्कशन की। मैग्नेटिज्म का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 16 आप पूछ रहे हो। सर इसका आंसर गलत है शायद से। एक मिनट, 16 ये यूपी वाला 2015। यस सर। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। देखिए, एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड है, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड होता है इस तरह से। ये इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये 0। पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, ये 0 तो होगा ही नहीं। डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। एंड की तरफ जाओगे तो वहां डिक्रीज होता है, बीच में तो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल एंड की तरफ आप जाओगे तो हाफ हो जाता है। ये इस तरह से चलता है, बीच में तो फील्ड रहता है म्यू नॉट एन आई। अगर खाली ऑप्शन में एंड ना हो ना, ऑप्शन में कहीं एंड ना दे रखे हो, तो हमें बोलना होता है, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा बी और डी में, यस है ना। अगर केवल सवाल में यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, तो आपको देना आंसर की कांस्टेंट है। लॉन्ग का मतलब है कि उसके एंड विजिबल ही नहीं है, एंड विजिबल ही नहीं है तो इसका मतलब अंदर हर जगह जो फील्ड है वो कांस्टेंट है, अंदर हर जगह जो फील्ड है वो बिल्कुल बिल्कुल कांस्टेंट है, ये है। लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं एंड का जिक्र कर रखा है, तो जब आप बिल्कुल एंड की तरफ जाओगे तो फील्ड आधा हो जाता है, बिल्कुल एंड पे जाके फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2। इन्होंने क्या आंसर दिया है इसका? ए 0। ए? यस सर। आंसर गलत है सर। एक मिनट, सर बी दे रखा है। हमारे वाले में बी दे रखा है। बी दे रखा है मेरे पास, जो मैंने पेजेस भेजे उसमें तो बी ही दे रखा है आपको। तो वो ए कोई पुरानी बुक में होगा, या तो अगर ए दिया हुआ है तो कहीं, तो बी तो कैसे वो समझ आ गया, या आपको डी सही लग रहा है बी की बजाय? डी। अरे तो डी तब सही है जब एंड का जिक्र ना हो किसी ऑप्शन में। अगर किसी भी ऑप्शन में एंड का जिक्र ना हो तो डी सही है कि भाई हर जगह सेम है। लेकिन जब एंड का जिक्र आ गया है तो जहां भी आप एंड की तरफ जाओगे वहां फील्ड आधा हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में सर इसका आंसर डी दे रखा है। हाँ वो ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक है जिस तरह से उनका क्वेश्चन है ये, बट मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ, यूं रटने की जरूरत नहीं कि हमें कहाँ क्या दिया हुआ है। अगर एंड का जिक्र ही ना हो तो हम मानते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म सोलेनोइड के अंदर बी कांस्टेंट है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन की तरह है क्या? यही 4 ऑप्शन है। यस सर। यस सर। यही 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एंड वाला भी जिक्र है उनका। यस सर, एग्जांपल में एग्जाम तो उन्होंने आंसर क्या दिया है उसमें? सेम एट ऑल पॉइंट। सेम एट ऑल द पॉइंट। आप इसके यार अब वही है, ये कंफ्यूजन ही है क्योंकि इन्होंने एंड का जिक्र कर दिया है। जो एग्जैक्ट होता है वो मैंने आपको बताया, लगभग अंदर हर जगह सेम होता है, लेकिन बिल्कुल एंड की तरफ जाते हो तो हाफ हो जाता है, बी कम हो जाता है। तो ये डी ऑप्शन तब सही होता, इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स नियर द एंड। तो ये आखिरी में अगर आप ये ऐड कर देते हो एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स नियर द एंड, तो ये सही है, नहीं तो ये सही नहीं है। समझ आया? यस सर। ठीक है, और बताओ, पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स ही बताओ इनमें, अगर कुछ और हैं तो। चलो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, केवीपीवाई 2008 का है क्या ये सवाल। पहले मैं ये पूछता हूँ आपसे, हमने एस्केप स्पीड पढ़ी है ना, एस्केप स्पीड, यस सर। क्या क्या फॉर्मूला था उसका? यस सर। क्या फॉर्मूला था उसका? रूट 2 GM बाय तो GM भाई रूट 2 GM बाई
R. और आर है ये जहां से आप फेंक रहे हो उसकी सेंटर ऑफ अर्थ से दूरी। अब सुनिए सवाल सुनिए, द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स ऑन, 4 ऑप्शन है सुनिए। पहला ऑप्शन मास ऑफ द बॉडी, नो sir. No. जिसको फेंक रहे हो उसके मास पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, No, sir. नो तीसरा लोकेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन अर्थ सरफेस एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर। नो अगर अर्थ एक स्फीयर है तो चाहे आप यहां से फेंको, चाहे यहां से फेंको, यहां से फेंको, हर जगह सेंटर से दूरी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चौथा हाइट ऑफ लोकेशन फ्रॉम अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। Yes, sir. अगर आप कहीं और हाइट पे चले गए और वहां से लॉन्च करते हो तो ये दूरी चेंज हो जाएगी, तो ये चेंज हो जाएगा। समझ आ गया है? Yes. ठीक है। Sir, B करेक्ट नहीं हो सकता। बी क्या था? डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ना बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। आपकी स्पीड क्या है, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगी, और एनर्जी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, तो बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। अब यूं तो कहना मत यार मैंने फेंक दिया, हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, सामने दीवार अड़ गई, वो नहीं, वो कोई मैटर ही नहीं है। इस तरह फेंको कि वो फ्रीली जा रहा है किसी भी एंगल पे, तो एक स्पीड से आप फेंकोगे तो निकलेगा ही निकलेगा। सीधा ऊपर फेंको, चाहिए थोड़ा साइड में फेंकिए, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, ये जैसे आप पर 9th की हम बात करें तो ये जी सरफेस पे कहाँ मैक्सिमम होती है, पोल पे कि इक्वेटर पे, या सरफेस से ऊपर जाते हो तो कैसे चेंज होता है, नीचे आते हो तो कैसे चेंज होता है, ये चीजें ध्यान है, रिवाइज कर रखी हैं? यस सर। यस सर। तो बताओ मुझे आप, इक्वेटर पे जी ज्यादा होता है कि पोल पे? Pole. पोल पे, क्योंकि पोल पे रेडियस थोड़ा सा कम कम होता है. Small होता होता है, है। लगभग 21 किलोमीटर का Right. फर्क होता है, लगभग 21 किलोमीटर। किलोमीटर का फर्क होता है। पोल पे रेडियस थोड़ा सा कम है। अच्छा, विद हाइट, मान लो, चलो मैं एक चीज समझने के लिए, पूछने के लिए आपसे पूछता हूं, यहां पे जी की वैल्यू जी दे रखी है, आप थोड़ी सी हाइट ऊपर गए x, और वहां जी की वैल्यू होगी g1, और ये जो चेंज है वो डेल्टा g1 है। इतनी थोड़ी सी हाइट आप नीचे गए और वहां जी की वैल्यू होगी g2, और ये जो चेंज है वो डेल्टा g2 है। ये जो चेंज है डेल्टा g1 और ये जो चेंज है डेल्टा g2, इस तरह से दिया गया है। तो आपको ये बताना है डेल्टा g1 बाई डेल्टा g2 क्या होगा इफ x इज वेरी मच स्मॉलर देन r। बताओ। 1 ना 1 तो नहीं होगा। 1 minus 2x by r। ना यार, कोई बच्चा सही जवाब ही नहीं दे रहा है। करो तो आराम से सोल्व करो। d is equal to 2x। नहीं, आप ये बताओ, ये इसका आंसर क्या होगा, कोई नंबर? देखो, अगर आप कम हाइट पे जाते हैं तो क्या आपको ये याद है कि g का ये फॉर्मूला होता है, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। कम हाइट पे जाते हैं तो याद है कि नहीं, बताओ? यस सर। ज्यादा हाइट पे नहीं है, कभी ज्यादा हाइट पे लगा दो। ज्यादा हाइट पे फॉर्मूला होता है g डैश इज इक्वल टू g इंटू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर।
ये दोनों क्लियर हैं कि नहीं, बताओ एक बार। यस सर। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। अच्छा आप देखिए, सुनिए, नहीं पता सर। सर बता दो एक बार। अभी बता दो, मैं एक बार पहले ये सवाल पूरा करवा दूं। आप थोड़ी सी हाइट पे गए, ये दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ G1 है, G1 इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2x अपॉन R। तो मुझे डेल्टा G1 निकालना है। डेल्टा G1 का मतलब है G1 माइनस G। तो G1 माइनस G करोगे तो G इंटू 1 माइनस 2x बाई R और माइनस G। तो इनमें से G कॉमन आया, 1 से 1 कटेगा तो ये बचेगा माइनस G इंटू 2x बाई R। आप बताओ एक बार, ये पहला पार्ट आया समझ? हाँ भाई बोलो। ठीक है, फिर आप यहाँ x डेप्थ अंदर गए तो डेप्थ पे फॉर्मूला होता है G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी बाई आर। चाहे आप कम डेप्थ पे जाओ, चाहे आप ज्यादा डेप्थ पे जाओ, यही होता है। तो आपका जो G डैश बनेगा मतलब G2 दैट इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। और फिर आपने डेल्टा G2 निकाला मतलब G2 माइनस G। तो G2 की जगह आपने रखा G इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर और माइनस G। G कॉमन लोगे तो 1 से 1 कटेगा और ये बचेगा माइनस G एक्स बाई आर। ये दोनों आ गए, तो इनका रेशियो क्या आ रहा है बताओ? ओनली एंड ओनली 2:1। पहले तो आप ये बताइए क्या ये रेशियो समझ आया क्या है? यस सर। अब मैं थोड़ा जिक्र इन चीजों का कर देता हूँ कि ये रिलेशंस मतलब ये कैसे आ रहे हैं, क्या है ये। ठीक है ना, मिटाऊं और करूँ ये स्टार्ट? यस। देखो, जैसे ये अर्थ है, हम एक चीज तो जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है अर्थ की सरफेस पे, वो होती है G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन पता है सभी को, कैपिटल M स्मॉल g में रिलेशन। ठीक है, यस। अगर आप हाइट की बात करें, किसी आप h हाइट पे गए यहाँ, तो यहाँ ये दूरी r प्लस h हो जाती है। तो यहाँ जो g डैश होगा, g डैश दैट विल बी gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। r की जगह आ जाता है r प्लस h। ठीक है, अब मैंने g डैश से g को डिवाइड किया तो gm से gm गया और r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और r प्लस h नीचे आ जाएगा। यानी कि मेरा g डैश आ गया g इंटू आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। एक बार बताओ क्या ये फॉर्मूला समझ आया? यस सर। ये तो किसी भी हाइट पे लग जाएगा। अब आते हैं हम स्पेशल हाइट की तरफ चलेंगे, तो मैं इसी फॉर्मूले को यूं लिख सकता हूं g डैश इज इक्वल टू g, आर स्क्वायर को नीचे ले जाओ डिवाइड में, तो r बाई आर 1 और प्लस h बाई आर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? बताओ। यस सर। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है g इंटू 1 प्लस h बाई आर की पावर -2। ठीक है, यस सर। अगर h बहुत छोटा है r से तो h बाई आर बहुत छोटा होगा 1 से। और एक बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है कि 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n को आप नियरली 1 प्लस nx लिख सकते हैं अगर x 1 से बहुत छोटा है। पढ़ा है ये हमने? यस। तो अगर ये कंडीशन हो तो आप इसको लिख सकते हैं, पावर को अंदर ले जाओ तो -2h बाई आर। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। ये किसी भी हाइट पे लगेगा, ये केवल स्मॉल हाइट पे लगेगा। ठीक है, सर वो A1 प्लस x to power भी लिख सकता है। क्या क्या क्या? जो मेन फॉर्मूला है वो स्मॉल हाइट पे भी लगेगा। हाँ, मेन फॉर्मूला स्मॉल हाइट पे भी लगेगा। मेन फॉर्मूला तो हर जगह लगेगा। 1 प्लस x की पावर होल n है। हाँ, तो ये कैसे आया? ये तो मैंने कोई नंबर लिखा है, ये एक थ्योरम है मैथ्स में जो आप +1 में पढ़ेंगे, जो शायद कभी जिक्र हो चुकी हो। इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम।
ठीक है, तो अगर x 1 से बहुत छोटा है तो आप n को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया 1 + nx। जैसे मान लो सपोज कभी मैथ्स में ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ जाए कि 1.01 या 001 और इसकी पावर 3, ये कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो आप एक तो 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी बजाय इसको ऐसे लिख लो 1 + 0.001 लिख सकता हूं मैं। Yes. अब क्या ये नंबर 1 से बहुत छोटा है कि नहीं? Yes. तो आप पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो आपके पास डायरेक्ट ही आंसर आ गया 1.003। और मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, उसकी बजाय सीधा इससे आ रहा है। समझ आया बाइनोमियल थ्योरम? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. तो अब देखो ये फॉर्मूला केवल कुछ हाइट पे ही लगेगा, जबकि वो फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि 3200 किलोमीटर हाइट पे जी कितना होगा, मतलब r/2 हाइट पे, r/2 हाइट पे जी कितना होगा, तो बताओ ये फॉर्मूला लगाऊं कि ये ऊपर वाला, कौन सा? ऊपर वाला। हाँ, अगर आपने r/2 इसमें रख दिया तो r/2 से 2/r कटेगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा ये? जी 0। जबकि बाहर कहीं भी फील्ड 0 नहीं होता है, बाहर कहीं भी जी 0 नहीं होता है, इनफाइनाइट सेपरेशन पे जाके जी 0 होता है, उससे पहले कहीं भी जी 0 नहीं होता है, इन्फिनिटी पे जाके जी 0 होगा। तो ये लगाओगे तो इससे निकलेगा। लेकिन अगर 10-15 किलोमीटर की बात हो रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो तब आपका ये फॉर्मूला काम दे जाएगा। ठीक है, बताओ हाइट वाला आ गया समझ? यस सर। ये फॉर्मूला से 10-15 किलोमीटर तक रहेगा या फिर उससे ज्यादा? देखो 300 तक भी कर सकते हैं। 300 तक भी कर लो, जहां आपको ठीक लगे ना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, उससे मिलता जुलता आंसर आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे ना, गलती का लेवल बढ़ता जाएगा, एरर बढ़ता जाएगा, और कुछ नहीं है। समझ लो, अगर आप उससे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो इससे कैलकुलेशन करके और थोड़ा आइडिया ले लो। क्या है सर? क्या रेडियस क्या होगी सर? रेडियस अर्थ की 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर एवरेज रेडियस है धरती का। धरती का मास कितना होता है, एवरेज मास? 6 × 10⁻24 6 × 10⁻24 kg, ये लगभग इसका एवरेज मास है। ऐसा कौन सा तराजू आ गया है जिसने धरती को तोल दिया? पिछली बार पूछ लिया था डायरेक्ट। हैं? पिछली बार मतलब रेडियस में आ गया था, मास बताओ रेडियस तो ऐसे। अच्छा वो तो ठीक है, वो तो आ गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ऐसा कौन सा तराजू आ गया कि जिसमें धरती को तोल दिया? तो ये इनडायरेक्ट कोई नहीं है सर। इनडायरेक्ट मेथड होते हैं जिनसे फोर्स मेजर करके और उनसे फिर मास निकाला जाता है, इस तरह से। चलो मैं एक बार जस्ट, ये टाइम पूरा होने वाला है, एक बार डेप्थ वाला और बता देता हूँ कि ये डेप्थ वाला कैसे आया। 1 - d/r बताओ ना, या नहीं? बता दो सर। नहीं, अगर आपको पता हो तो मैं फिर थोड़ा सा एनर्जी का जिक्र कर देता हूँ। सर एनर्जी कर दो। डेप्थ वाला कई बार क्या होता है, बच्चों के दिमाग में रहता है यार, अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो जी बढ़ना चाहिए, फिर वहां भी जी कम क्यों हो रहा है, सरफेस पे जी मैक्सिमम क्यों होता है? तो एक बार एक वेट भी कम हो जाता है। हाँ, क्या होता है अगर आप यहाँ पहुंच गए डी डेप्थ पे, तो अब ये जो अंदर अंदर का मास बचा है ना धरती का, r - d रेडियस का, बस वही फोर्स लगाएगा आप पे, यही बाहर वाला मास फोर्स नहीं लगाएगा, और इस वजह से जी कम हो जाता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला किसी भी डेप्थ तक वैलिड है, 1 - d/r। जैसे आपसे पूछा जाए धरती के सेंटर पे जी कितना? 0 तो सेंटर पे d = r होगा, d = r होगा तो 1 - 1 0। अब मैं एक लास्ट जिक्र एनर्जी का कर देता हूं। जैसे कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ या सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ घूम रही है, तो उसमें 3 एनर्जी जो हम डायरेक्टली याद रखते ही हैं, ये सेंटर मास है m, सन है तो ये प्लेनेट है, और अगर ये प्लेनेट है तो ये सैटेलाइट है। मान लो इनके बीच की दूरी r है। सबसे पहली बात पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानूं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gmm/r।
बताओ भाई, पहली बात आ गई समझ क्या है ये? Yes. यस ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दो। अगर मैं इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानूं तो आर राइट पे पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है -GMM/R। दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी, न्यूटन्स लॉ लगा के अगर आप नेट फोर्स GMM/R² को mv²/R से इक्वेट करोगे तो वहां से हाफ mv² निकल के आता है GMM/2R। इससे निकलता है नेट फोर्स जो लगेगा GMM/R² दैट इज इक्वल टू mv²/R। एक R से कार गया, 2 से डिवाइड कर लो दोनों साइड, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी और ये आपका ये आ गया। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया समझ? Yes. और इन दोनों को ऐड करोगे तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो आधी नेगेटिव आ जाएगी, तो -GMM/2R। ये 3 फॉर्मूले तो बिल्कुल याद होने चाहिए, चाहे सन और प्लेनेट का सिस्टम हो, चाहे प्लेनेट और सैटेलाइट का सिस्टम हो, ये 3 फॉर्मूले तो हमें याद हो। और इससे एक और खास बात, अगर पोटेंशियल एनर्जी -x है, अगर पोटेंशियल एनर्जी -x है तो काइनेटिक एनर्जी +x/2 होगी और टोटल एनर्जी -x/2 होगी। ये रिलेशन हमें डायरेक्टली याद हो। अगर पोटेंशियल एनर्जी -x है तो काइनेटिक एनर्जी +x/2 होगी और टोटल एनर्जी -x/2 होगी। ये रिलेशन हमें बिल्कुल सीधे सीधे याद हो, तभी ये चीजें काम की है। जैसे मान लो कभी आपको दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी 500 मेगाजूल है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -1000 मेगाजूल। और टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी -500 -500 मेगाजूल। अब देखो एक बार ये KVPY 2015 का ये सवाल है, सुनिए। ए प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग द सन, प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। K काइनेटिक एनर्जी है और U पोटेंशियल एनर्जी है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है K इज लेस देन mod U, दूसरा ऑप्शन है K इज ग्रेटर देन mod U, तीसरा ऑप्शन है K इज इक्वल टू mod U, और चौथा ऑप्शन दिया है कि K इज इक्वल टू mod U एट 2 पॉइंट्स। तो उस एग्जांपल से ही आप आंसर दे दो, क्या बनेगा? A. जितना ये है उसका डबल नेगेटिव होता है, लेकिन ये मोड लगा दिया तो ये हमेशा ज्यादा ही होगा। बताओ भाई अब। सर हाँ सर ये T का क्या मतलब है? टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ओके सर। चलो भाई, अब ये रिवीजन हमारा पूरा होता है। अब आप, अगर आपको डाउट्स आए तो मैं कल या परसों में क्लास ले लूंगा। आपके डाउट्स आते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय सर। बाय। बाय।